सिचुएशंस इन रिसर्च के डोमेन में। और टॉपिक इस लेक्चर का है आइडिया ऑफ रिग्रेशन, और इसमें हम सिंपल रिग्रेशन पे स्पेशली बात करेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कोरिलेशन पर और कोवेरिएंस पर, और ये पाया गया था कि कोवेरिएंस जो है हमें बाइवेरिएट डेटा में रिलेशनशिप को की आइडिया देता है, और कोरिलेशन हमें रिलेशनशिप के साथ साथ लीनियर पे कितना स्ट्रॉन्गनेस है लीनियरिटी के अकॉर्डिंग उसकी जानकारी देता है, और डायरेक्शन दोनों देते हैं। लेकिन अब कोरिलेशन ये चीज बताने में विफल रहता है कि इसके वजह से इसमें क्या चेंज हो रहा है या कितना चेंज हो रहा है। मैंने यही कहा है कि इट फेल्स इन एस्टेब्लिशिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मेरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से आशय जो है वो ये है कि अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू में कुछ चेंज करते हैं और हमें मालूम है कि वो लीनियरली रिलेटेड है, पॉजिटिव रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है बाय द हेल्प ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू में कुछ चेंज ला रहे हैं तो कितना चेंज दूसरे वेरिएबल में होगा। ये वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि पहले में चेंज लाए तो दूसरे में कितना होगा, या दूसरे में चेंज लाए तो पहले में कितना होगा। इस प्रश्न का उत्तर हम कोरिलेशन से नहीं पा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं उसे कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो है हमें इस तरह के प्रश्नों का जवाब देता है, और इस जवाब देने में जो तरीके यूज किए जाते हैं वो होता है मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं, रिलेशनशिप को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करके उसके आधार पे हम ये चीजें बताने की कोशिश करते हैं। और जब हम ऐसा बताते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक वेरिएबल में परिवर्तन करने से दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन होगा। ये मान करके हम ये एनालिसिस करते हैं कि एक वेरिएबल, इसी को हम दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल को हम लोग काज मान लेते हैं इसकी वजह से, और दूसरे में परिवर्तन होगा इतना, ये इफेक्ट हो गया। तो इस सेंस में हम इसे काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कह रहे हैं। और दूसरी चीज कि हम ये मान ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसा होगा। हो सकता है कि थ्योरी में ऐसा एस्टेब्लिश न किया गया हो। अगर थ्योरी से भी एस्टेब्लिश है तो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये कहें कि एक्सपेंडिचर पैटर्न इज अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ इंडिविजुअल, तो इसका मतलब हुआ कि इनकम को अब हम काज ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया है कि एक्सपेंडिचर इनकम से अफेक्ट होता है, तो इफेक्ट वेरिएबल हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर और काज हो गया इनकम। तो हम ये जो शब्द यूज किए हुए हैं इस शब्द का इसी सेंस में यूज कर रहे हैं। इस पूरे रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग ये मानते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे से प्रभावित होगा। तो एक जनरल हम लोग उसको टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं और नाम देते हैं उन वेरिएबल्स को। तो अगर बाइवेरिएट डेटा है और हम समझ रहे हैं कि एक वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, तो जो वेरिएबल अफेक्ट होने वाला है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल अफेक्ट करने वाला होता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से हम लोग ये दो नए नाम वेरिएबल्स के कॉइन करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं बार बार कह रहा हूँ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। रिग्रेशन एज सच कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं बनाता है। तो इसके लिए कॉजल कनेक्शन अगर आपको एस्टेब्लिश करना होगा तो आपको कोई ना कोई थियरी अडॉप्ट करनी होगी, या कोई ना कोई स्पेशल टाइप के एक्सपेरिमेंट अडॉप्ट करने होंगे जिससे कि आप कॉजल को वेरीफाई कर पाए। लेकिन अगर आपने एक बार कॉजल वेरीफाई कर लिया कि ये इस वेरिएबल में चेंज होने का काज ये वेरिएबल है, तब आप रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कितना चेंजेस हो रहा है। तो रिग्रेशन एज सच कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस नहीं है, या कॉजल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करता है। दो वेरिएबल में हम कॉज इफेक्ट ढूंढ रहे हैं
तो रिलेशनशिप रिग्रेशन से हम उसे कॉजल रिलेशनशिप का नाम नहीं दे सकते अनलेस अनटिल कि हम पहले से उन वेरिएबल के कॉजल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर चुके हों बाय द थियरी। जनरली अलग अलग डिसिप्लिन में हम लोग इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग नाम से पाते हैं फील्ड अलग अलग फील्ड में। जैसे कुछ लोग डिपेंडेंट को बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, कुछ बोलते हैं इंडिपेंडेंट को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का अलग पेयर ऑफ नेम है। सिमिलरली रिग्रेसेंड और रिग्रेशन भी ये नाम लिए जाते हैं डिपेंडेंट रिग्रेसेंड, इंडिपेंडेंट रिग्रेसर। कहीं कहीं प्रेडिक्टेंट बोलते हैं डिपेंडेंट को और इंडिपेंडेंट को प्रेडिक्टर बोला जाता है। कभी एक्सोजेनियस वेरिएबल इंडिपेंडेंट को बोलते हैं और जहां हम एक्सोजेनियस वेरिएबल जब इंडिपेंडेंट को बोलते हैं तो डिपेंडेंट को इंडोजेनस वेरिएबल का नाम देते हैं। कंट्रोल वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट को कंट्रोल वेरिएबल और डिपेंडेंट को टारगेट वेरिएबल। सिमिलरली डिपेंडेंट को कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहीं कहीं बोला जाता है। स्टिमुलस वेरिएबल कहीं बोलते हैं इंडिपेंडेंट को, डिपेंडेंट को रिस्पांस वेरिएबल बोलते हैं। तो ये लिस्ट यही एंड नहीं हो रही है। हाँ, ये लिस्ट हमने बस एक जानकारी के लिए दिया है। हाँ, और भी आप लिटरेचर खोजेंगे तो आप इन दोनों के नाम अलग अलग फील्ड में कुछ और भी पा सकते हैं। अब जब हम लोग ने कहा कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमेशा एक फंक्शन होता है। तो हम थोड़ा सा फंक्शन की आइडिया देना चाहते हैं। बहुत बेसिक आइडिया है, ये किसी मैथमेटिक्स की इसमें बहुत जरूरत नहीं है। मान लिया कि हमारे पास एक वेरिएबल है x, मींस हमारे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट का नाम हमने दिया x। जैसे एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब मेरे पास 50 ऑब्जर्वेशंस हैं एज के और उन 50 ऑब्जर्वेशंस को मैंने कह दिया एज और उसी को हमने कह दिया x। तो मान लिया कि हमारे पास एक x वेरिएबल है। अब इस डेटा में जो 50 ऑब्जर्वेशन हमने बोले, हम हर ऑब्जर्वेशन का अंडर रूट निकाल सकते हैं, हम हर ऑब्जर्वेशन का लॉग निकाल सकते हैं, हम हर ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, हम हर ऑब्जर्वेशन से एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके कुछ निकाल सकते हैं, एक नया ऑब्जर्वेशन स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, या कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करके निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम अपने एक्स से नया जनरेट कर रहे हैं बाय दीज मेथड्स, यही नहीं है, बहुत सारी और भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कि हमने एक्स का फंक्शन बनाया। तो अगर हमने 50 स्टूडेंट के एज का, हर स्टूडेंट के एज का स्क्वायर रूट निकाल करके नया डेटा लिया, तो हमने कहा कि हमने एक्स का फंक्शन बनाया। हाँ, और x का फंक्शन क्या बनाया? स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ हम बोलेंगे कि हमने x का फंक्शन log x बनाया, यहाँ बोलेंगे x का फंक्शन x स्क्वायर बनाया। हाँ, तो इस तरह से जब आप किसी वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं, किसी रूल के अकॉर्डिंग कोई रूल डिफाइन किया और उस रूल से आप उस वेरिएबल को चेंज करने जा रहे हैं, तो आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी उसके हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, और ये जो वैल्यू मिली वो फंक्शन ऑफ x होकर के आएगी। यानी आप कहेंगे मैथमेटिकली कि इट इज फंक्शन ऑफ x। तो अब ये सारे के सारे जो हमने आपको एक चीजें बताई, ये सभी आपको नया डेटा देंगे। जो भी इसमें से कोई पर्टिकुलर आप चूज करेंगे, आपको x के करस्पॉन्डिंग, हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक नया डेटा मिलेगा जो कि फंक्शन ऑफ x होगा, चाहे आपने जो भी चुना हो फंक्शन। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लिया कि y कह दिया इसको। हाँ, अब अगर हमने अंडर रूट एक्स निकाला तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। हाँ, तो हम अब कहेंगे कि y इज फंक्शन ऑफ x या अंडर रूट इज फंक्शन ऑफ x, या फिर भी कह सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे आप कह सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x या log x इज फंक्शन ऑफ x, दोनों एक ही अर्थ है। ठीक है, तो अब जब हमने इन ट्रांसफॉर्मेशंस को एक नया वेरिएबल से डिनोट कर दिया, तो अब हम लोग इसे कहते हैं मैथमेटिकल फार्मूला या एक मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल। अब
इसमें से कोई मॉडल एक्सपोनेंशियल होगा, कोई मॉडल लॉगरिथमिक होगा, कोई मॉडल लीनियर होगा, कोई मॉडल इनवर्स होगा, हाँ, कोई स्क्वायर रूट मॉडल होगा। हाँ, जैसे ये स्क्वायर रूट मॉडल है, ये लॉगरिथम मॉडल है, ये रेसिप्रोकल मॉडल है, ये मल्टी लीनियर मॉडल है, ये भी लीनियर मॉडल है। अब लीनियर मॉडल कब बोलते हैं? जब आपने जो फंक्शन रखा हुआ है अपने वेरिएबल का x, हाँ, तो फंक्शन में अगर आपने x का पावर 1 रखा है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है x का लीनियर फंक्शन है। हाँ, जैसे यहाँ पर x का पावर 1 नहीं है, x का पावर 1/2 है। यहाँ पर x का पावर 1 नहीं है क्योंकि यहाँ x को हमने log x के साथ किया हुआ है। यहाँ पर x का पावर -1 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो यह लीनियर फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 10x + c, इसमें भी x का पावर 1 है, तो इसको कहेंगे कि ये x का लीनियर फंक्शन है। हाँ, तो ये मतलब हुआ फंक्शन का। तो फंक्शन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, आप उससे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नया उस वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, तो जो नया वेरिएबल आया वो पुराने वेरिएबल का फंक्शन कहलाएगा। कुछ जब आप रिग्रेशन करते हैं, बहुत सारे लोग पहले से करते ही आ रहे हैं और समझ रहे होंगे बातों को, तो हम बहुत सारे रिग्रेशन मॉडल यूज करते हैं। हम उसमें से कुछ आपको दिखाते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा y = β0 + β1 x, या आप कह सकते हैं 6 + 10x। हमने यहाँ 6 को अननोन कर दिया और 10 को अननोन कर दिया। डेटा x है, x का पावर 1 है। अब ये क्या कहलाएगा? ये लीनियर मॉडल कहलाएगा या लीनियर फंक्शन x का कहलाएगा। बीटा और β1 इसमें नोन नहीं है, लेकिन ये कोई फिक्स नंबर होंगे। तो जब किसी मॉडल में कोई अननोन चीज फिक्स होती है तो उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो अभी चूंकि हमने इसकी कोई वैल्यू नहीं रखी हुई है, तो हम कहेंगे इस मॉडल में β0 और β1 पैरामीटर है और ये फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि x की बहुत सारी वैल्यूज हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमको इनकी बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी जब हम इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स कर लेंगे। अब ऐसे मॉडल को हम लोग नाम देते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और जनरली हम इसे सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं। एक दूसरा फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है x1 + x2 + x3 और सब में कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब ये सभी जो β0, β1, β2, β3 ये सभी कांस्टेंट हैं, इनके कुछ नंबर होंगे, फिक्स नंबर होंगे। हाँ, लेकिन अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। और जो हमारे वेरिएबल हैं वो 3 हैं यहाँ इंडिपेंडेंट में, x1, x2, x3। अब ये भी लीनियर मॉडल है क्योंकि इसमें भी सारे वेरिएबल का पावर 1 है, तो इसको भी बोलेंगे लीनियर मॉडल। अब चूंकि इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 1 से ज्यादा हो गया, 3 है, तो जैसे ही 1 से ज्यादा आप लीनियर मॉडल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे उसको हम बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। और इससे भी आपको एक वैल्यू मिलेगा, x1, x2, x3 के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये आपको एक वैल्यू देगा जो कि y की वैल्यू कहलाएगा। तो अब y इज फंक्शन ऑफ x1, x2 एंड x3। इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक नया मॉडल लिखा, y = β0 + β1x + β2x² + β3x³। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है x, यहाँ 3 वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट जो कि हमें यहाँ रखने हैं जो हमने नहीं दिया है वो है 4, β0, β1, β2, β3। अब इसको क्या बोलेंगे? इसमें तो सभी x के पावर 1 नहीं है, इसका 1 है, इसका 1 से ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। तो जब हम रिग्रेशन करते हैं तो रिग्रेशन मॉडल लीनियर है, इसको दो तरह से हम चर्चा में लेते हैं रिग्रेशन थियरी में। हाँ, रिग्रेशन मॉडल को लीनियर तब कहा जाता है जबकि हमारे रिग्रेशन के पैरामीटर लीनियर हो। पैरामीटर लीनियर होने से क्या मतलब हुआ कि हम मान लेते हैं कि हमको इसकी वैल्यू नहीं मालूम है और पहले आदमी का x वैल्यू इसमें रखें,
तो मान लीजिए कि पहले आदमी एज हमारा x है, पहले आदमी का एज है 5, तो ये क्या हो गया, बीटा 0 प्लस 5 बीटा 1 प्लस 25 बीटा 2 प्लस 125 बीटा 3। पहले वैल्यू के पहले आदमी के लिए, दूसरे आदमी के लिए भी कुछ इस तरह से ही होगा। तो हम पैरामीटर्स को देखते हैं कि पैरामीटर का पावर एक से ज्यादा तो नहीं है। तो अब आप जो भी किसी का भी एक्स आप रखेंगे, इसके पैरामीटर के सभी के पावर एक है। तो रिग्रेशन एनालिसिस में जब हम कहते हैं लीनियर मॉडल, तो बेसिकली हमारा पर्पस होता है ये कहना कि हमारे पैरामीटर लीनियर हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर भी पैरामीटर दो है, बीटा 0 बीटा 1, पावर दोनों का 1 है, तो ये लीनियर है। यहाँ पर भी 4 पैरामीटर है, सबका पावर 1 है, तो हम कहेंगे कि ये रिग्रेशन मॉडल लीनियर है। यहाँ पर 4 पैरामीटर है, सबका पावर 1 है, तो हम कहेंगे यह भी लीनियर रिग्रेशन है। तो जब हम रिग्रेशन की लीनियरिटी की बात करते हैं तो वेरिएबल के पावर से नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल के पावर से लीनियर नॉन लीनियर डिफाइन करते हैं, रिग्रेशन में जब हम करते हैं तो हम वेरिएबल के पावर से नहीं डिफाइन करते हैं, पैरामीटर के पावर से डिफाइन करते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट एक है, पैरामीटर 4 हैं, और यह लीनियर मॉडल है, और इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इसके अलावा एक दूसरा हम लेते हैं, y is equals to बीटा 0 e to the power बीटा 1 x1। अब लीनियर का मतलब पावर 1 ही नहीं होता है, लीनियर का मतलब होता है कि वो किसी के पावर में ना हो, यानी कि लीनियर का मतलब है कि जोड़ा जाए तो सबके पावर 1 दिखाई दे, प्लस के फॉर्म, एडिटिव फॉर्म में। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कि बीटा 0 मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, और ये जो दूसरा पैरामीटर बीटा 1 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब हम इसको लीनियर नहीं बोलेंगे कि पैरामीटर हमारे लीनियर है। हाँ, अब हम इस मैथमेटिकल मॉडल को लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन थियरी में हम बोलेंगे नॉन लीनियर रिग्रेशन। अब ये जो पहला मॉडल है, इसमें हमने एक इंडिपेंडेंट लिया है, 2 पैरामीटर हैं, और डिपेंडेंट एक है। इसका इंडिपेंडेंट क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कुछ भी दिया जा सकता है, और y हमेशा क्वांटिटेटिव होगा। दूसरे मॉडल में हमने 3 इंडिपेंडेंट लिए हैं, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रेटर देन 1 होगा मल्टीपल में, और ये भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव किसी भी नेचर के हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट हमेशा क्वांटिटेटिव होगा, और डिपेंडेंट सिंगल वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट इस मॉडल में एक है, जैसा कि हमने चर्चा किया, और ये भी क्वालिटेटिव हो सकता है या क्वालिटेटिव हो सकता है, लेकिन ये जो भी होगा, ये डिपेंडेंट जब बात करेगा तो क्वांटिटेटिव डिपेंडेंट की बात करेगा। इस केस में भी हमने एक ही वेरिएबल लिया हुआ है, इंडिपेंडेंट है, और यह भी इसके लिए भी इंडिपेंडेंट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो सकते हैं नॉन लीनियर मॉडल के लिए भी। तो अब हमने जो भी मॉडल दिखाए, इसमें एक सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट है, और किसी किसी में मल्टीपल इंडिपेंडेंट है, किसी में सिंगल इंडिपेंडेंट है। अब कभी कभी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द मॉडल्स आर कंटिन्यूअस एंड वन, जितने भी हमने यहाँ चर्चा की है। अब चूंकि हम लोग इस रिग्रेशन एनालिसिस में जो भी एनालिसिस करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल की करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एनालिसिस नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल काज है, तो काज इसके आधार पे डिपेंडेंट की एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो इसलिए हम एनालाइज यहाँ पे कितने वेरिएबल को कर रहे हैं, एक वेरिएबल को, एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल को, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, या ये यूनिवेरिएट रिग्रेशन मॉडल कहलाएगा। अब अगर आपने कुछ ऐसा लिया हुआ है कि आपके डिपेंडेंट कई ले ले आओ, ठीक है, तो अगर आप डिपेंडेंट को एक से ज्यादा लेते हैं किसी मॉडल में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल वो होंगे, तो उस मॉडल को बोला जाएगा मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल।
तो since dependent variable is only one, these regression models are called univariate models. And if we are going to take more than one dependent variable at a time, simultaneously with number of independent, then we say that our analysis is in the form of multivariate model. अब यहाँ पे आता है कुछ क्वेरीज मन में आती है कि चॉइस ऑफ मॉडल, कौन सा मॉडल हम लें, साथ ही साथ डिपेंडेंट किसको माने और इंडिपेंडेंट किसको माने रिग्रेशन में। तो मैथमेटिकल मॉडल कौन सा ले, इसके लिए कोई रूल नहीं है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सच। द चॉइस ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स ऑन रीजनिंग एंड एजम्पशंस मेड बाय अस। हमने मॉडल में एजम्पशंस क्या बनाए हुए हैं, हमारी लॉजिक क्या है, इसके आधार पे हम तय करते हैं। However, the location of points on scatter diagram, अगर आप स्कैटर डायग्राम बनाएं तो आपको उसके डायग्राम्स डॉट्स की आइडिया से एक मॉडल चुनने में सहायता मिल सकती है। हाँ, मैथमेटिकल मॉडल, हमारे डॉट किस मैथमेटिकल मॉडल को सूट कर रहे हैं, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। अब ये जो स्कैटर पॉइंट है, अगर आपको लग रहा है कि एक जितने भी पॉइंट हैं वो स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द हैं, तो आप लीनियर मॉडल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी कर्व के थ्रू है, तो आप नॉन लीनियर कर सकते हैं या पॉलिनोमियल मॉडल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही है इंडिपेंडेंट में और आपको लग रहा है कि ये आपको कर्व की तरह घूम रहे हैं, पॉलिनोमियल में जाइए। हाँ, अगर कई मल्टीवेरिएट वेरिएबल आपने इंडिपेंडेंट लिए हुए हैं और कोई नॉन लीनियर मॉडल चुन लीजिए। लेकिन इसका कोई ये नहीं बता सकता है कि आप कौन सा चुन लीजिए। हाँ, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा जाता है और कुछ लॉजिक के साथ देखा जाता है, इसको चुनने में क्या नुकसान हो रहा है, इसको चुनने में क्या नुकसान हो रहा है, और तब हम लोग चुनते हैं कि इनमें से कौन सा बेटर है। हाँ, कभी-कभी अब स्कैटर डायग्राम में तो हम केवल एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट ही देख सकते हैं, लेकिन कभी-कभी आप मल्टीपल इंडिपेंडेंट जब आप लेके चलेंगे और तब आपको देखना है, तो उस समय सलाह दी जाती है कि आप सेपरेट स्कैटर डायग्राम बना लें, डिपेंडेंट और हर इंडिपेंडेंट का अलग-अलग स्कैटर डायग्राम बना करके आप रिलेशनशिप की आइडिया को जनरेट करें। जनरली हाँ, याद रहे अमूमन जो एक रूल है कि जब भी हम जब ये इस तरह के रिलेशनशिप की बात करते हैं और डायग्राम बनाते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। लेकिन ये एक कोई रूल नहीं है। हाँ, एक सिस्टम है जिसमें कि हम लोग चलते हैं। डिपेंडेंट किसको ले, इंडिपेंडेंट किसको लो, ये भी एक चॉइस का मुद्दा है। इसमें भी कोई रूल नहीं है कि आप किसको लें। हाँ, ये फिर लॉजिक पे डिपेंड करता है। हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन लॉजिक एंड पर्पज ऑफ एनालिसिस कि हम y को डिपेंडेंट माने कि x को डिपेंडेंट माने। अगर हम दो ही वेरिएबल लिए हुए हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, और अगर आप ऐसा है तो आप किसी को भी मान रहे हैं, तो आपको दो मॉडल बनेंगे। सिंपल रिग्रेशन में दो मॉडल, अगर आपने y को डिपेंडेंट बनाया, x को इंडिपेंडेंट, तो एक रिग्रेशन लाइन, तब आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x। लेकिन अगर आपने लिखा x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट, तो आपका मॉडल होगा x इज इक्वल्स टू b1 b0 प्लस b1y। कोफिशिएंट बदल जाएंगे, पैरामीटर बदल जाएंगे। इसलिए अगर आप दो वेरिएबल लिए हुए हैं, तो आप दो रिग्रेशन मॉडल, सिंपल रिग्रेशन मॉडल बना सकते हैं। दो से ज्यादा, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट आपने लिया हुआ है, तो और ज्यादा बना सकते हैं। सो दे आर नेम्ड दैट। अगर आप सिंपल की बात करें तो एक को हम लोग y ऑन x लाइन बोलते हैं और एक को x ऑन y लाइन बोलते हैं। मल्टीपल के केस में इनकी संख्या ज्यादा होगी, डिपेंड करेगा कि आप किस पर किसका बनाना चाहते हैं। और उस केस में यहाँ पे जब आप एक वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट लेते हैं, तो जो आपकी लीनियर लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन, उसे हम लोग बोलते हैं लाइन, सेगमेंट लाइन। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा ले लेंगे, तब वो दो डायमेंशन का डेटा नहीं रह गया,
तब आपका डेटा 3 डायमेंशन में हो गया। अगर आपने 3 वेरिएबल का केस लिया हुआ है, एक डिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट, और उस समय जब हम लोग बिंदुओं को मिलाते हैं, स्ट्रेट बिंदुओं को, तो उस समय एक सतह जनरेट होता है जिसे कहते हैं प्लेन। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल अमूमन वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वह एक प्लेन है। जैसे कागज का पन्ना है, पतला जो आपका सिंगल पेज है, वह एक प्लेन है, एक सरफेस है, तो वो सरफेस बनाएगा। अब कुछ केसेस में डिपेंडेंट दोनों, अगर मान लीजिए कि सिंपल रिग्रेशन आप कर रहे हैं, तो किसी केस में हो सकता है कि x ऑन y, y ऑन x दोनों मीनिंग रखते हो। किसी केस में हो सकता है कि दोनों की मीनिंग ना निकले, एक ही की मीनिंग निकले। तो समझने के लिए मैं यहाँ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट x denotes marks in mathematics statistics and y denotes marks in mathematics। अब अगर हम चाहते हैं कि स्टेटिस्टिक्स के नंबर के आधार पर y का प्रेडिक्शन करें, मैथमेटिक्स का नंबर पता करें बच्चे का, तो हम y ऑन x की लाइन बना सकते हैं। इसी तरह से हम मैथमेटिक्स के नंबर के आधार पर उसके स्टेटिस्टिक्स के नंबर का भी आकलन कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो हम x ऑन y लाइन भी बना सकते हैं। तो इस पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए दोनों लाइन मीनिंगफुल हो सकती है। लेकिन अगर हम इससे इक्वेशन इसकी बात करें कि x इज मंथली इनकम ऑफ फैमिली एंड y इज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, और हमने कहा कि हम इनकम को डिपेंडेंट मानते हैं और एक्सपेंडिचर को इंडिपेंडेंट मानते हैं। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल फ्लॉ होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्सपेंडिचर के बदलने से इनकम नहीं बदलता, हाँ, इनकम के बदलने से एक्सपेंडिचर बदलता है। तो यहाँ पर आप अगर एक्स ऑन वाई लाइन बनाते हैं तो कोई आपको मैथमेटिकल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हैं। लेकिन जब आप रियल लाइफ में उसका सिग्निफिकेंस ढूंढेंगे तो वो मीनिंगलेस होगा। तो बेटर है कि इसको समझने की चीज है कि हम किसको बना रहे हैं और उसको कहने के पीछे मेरे पास सॉलिड बैकग्राउंड है कि नहीं है, इस तरह से हम लोग तय करते हैं। तो यहाँ पर बेटर होगा कि हम वाई मंथली एक्सपेंडिचर को डिपेंडेंट माने और माने कि ये जो वेरी करता है, ये जो चेंज होता है ड्यू टू इनकम होता है, तो वाई ऑन एक्स सुटेबल होगा। तो इस तरह से आप चॉइस की बात कर सकते हैं कि किसको डिपेंडेंट ले, किसको इंडिपेंडेंट ले। अब ये सारा खेल होता कैसे है, इसको समझने के लिए हम इसके फ्रेमवर्क पे आते हैं और इसमें हम एक एग्जांपल के द्वारा चलेंगे। मान लीजिए कि हमने हाँ, पर्पज है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता करना ऑन द बेसिस ऑफ known value of independent variable. So the purpose of regression is to predict the value of dependent variable on the basis of known value of independent variable। देखिए मैंने known पे जोर डाला हुआ है। डिपेंडेंट का वैल्यू हमको मालूम नहीं होगा, मालूम किसका होगा, इंडिपेंडेंट का। और इंडिपेंडेंट के मान के आधार पर, इंडिपेंडेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमें डिपेंडेंट को प्रेडिक्ट करना। अब कैसे ये खेल के पीछे की कहानी, ये जो चीज है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने 15 लोगों का इनकम पूछा। अब इसमें देखेंगे आप, तो मैंने 0 इनकम के 3 लोगों को लिया है, 100 रुपीज इनकम वालों 3 है, 200 वाले 3 है, 300 वाले 3 है, 400 वाले 3 है। मैं उनको जिगजैग लिख दिया है। अब मुझे जानना है कि इन लोगों का एक्सपेंडिचर क्या है, इनका एक्सपेंडिचर प्रेडिक्ट करना है। अब मैंने एक एजम्पशन लिया कि इन लोगों के इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ये मैंने मान लिया, क्योंकि मेरे पास वाई का डेटा तो है नहीं कि हम देखें, तो मैंने मान लिया। और एक चीज और माना कि ये लोग अपने इनकम का 70% एक्सपेंड करते हैं। और दूसरी चीज हमने मानी कि इनमें से अगर किसी व्यक्ति के पास इनकम नहीं है तो उसका कोई ना कोई एक्सपेंडिचर होगा, और माना कि वो 10 रुपए खर्च करता है।
और इस आधार पे हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन लोगों का एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो हमने कहा कि x का 70% चला गया एक्सपेंडिचर में, और अगर x जीरो होगा तो ये टर्म जीरो, और उसका खर्च जिनका जिनका x जीरो होगा उनका उनका खर्च 10 रुपया। तो इस तरह से हमारा ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया 10 प्लस 0.7x। यही हमने बीटा जीरो लिखा था, ये बीटा वन है यहाँ, लेकिन हमने अपने से एज्यूम किया है। अब चूंकि हमने इसे अपने से एज्यूम किया है तो हम इसे कहते हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल। अब इस मॉडल से हम पहले व्यक्ति का एक्सपेंडिचर पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? इसमें x इज इक्वल्स टू 200 रख दें, इसको सॉल्व कर दें तो मिल जाएगा। और हमने वही किया और हर व्यक्ति का हमने एक्सपेंडिचर इस मॉडल से निकाला। इसके बाद अब हमने देखा कि स्कैटर डायग्राम क्या है इसका। तो प्रिपेयर करते हैं इसका स्कैटर डायग्राम। ये 15 पॉइंट जो हमारे पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 200, 150, 400, 290, 200, 150, ये जो 15 पेयर है इनका स्कैटर डायग्राम बनाया। मैंने इनका स्कैटर डायग्राम बनाया। जब मैंने इसका स्कैटर डायग्राम बनाया तो मुझे कुल इसमें 5 ही पॉइंट दिखाई दिए। बाकी पॉइंट हमारे कहां गए? डेटा हमने सब सेलेक्ट किया था बनाते समय। तो क्या हुआ ऐसा क्यों हुआ कि हमें 15 पॉइंट नहीं दिख रहे हैं? तो इसका कारण क्या है कि जब हमने अपने इस डिटरमिनिस्टिक मॉडल का इस्तेमाल किया तो जिनकी जिनकी इनकम जीरो थी उनका उनका एक्सपेंडिचर इसने 10-10 रुपए लिख दिया। जिनकी जिनकी इनकम 100 रुपए थी उनका उनका एक्सपेंडिचर 80 रुपए इस कैलकुलेशन से उसने लिख दिया। अब हुआ क्या कि 0-10, ये 0-10, ये 0-10 सभी इसी पर आकर के 0 और 10 पे बैठ गए। और इस तरह से जो हर ग्रुप के लिए हमने 3-3 वैल्यू इनकम ग्रुप के लिए थी वो सभी वैल्यूज एक दूसरे पे जाके बैठ गई। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो मॉडल है वह एक्सपेंडिचर में वेरिएशन को शो नहीं कर पा रहा है। मींस जरूरी नहीं है क्योंकि हर आदमी का इनकम का एक्सपेंडिचर इस फिक्स्ड इनकम के लिए अलग अलग व्यक्तियों का एक्सपेंडिचर फिक्स्ड नहीं है, अलग अलग है। भले ही हर आदमी 100 रुपए कमा रहा हो, 5 लोग 100 रुपए कमा रहे हो, लेकिन उनका एक्सपेंडिचर वेरी करेगा। हाँ? तो हमने इसमें कहीं उस चीज को कंसीडर नहीं किया अपने डिटरमिनिस्टिक मॉडल में। तो यही इसमें प्रॉब्लम रही कि ड्यू टू आवर डिटरमिनिस्टिक एजम्पशन, person with same income predicted as same expenditure while in reality pattern may be different. So now consider it differently. अब हम इस बात को differently consider करें। अब मैंने सोचा कि let actual expenditure, जो इन व्यक्तियों का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है जो कि मुझे पता नहीं है, जो हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, is sum of our deterministic model and some random behavior of individual expenditure। हाँ, हम व्यक्तियों के एक्सपेंडिचर का एक रैंडम बिहेवियर इस डिटरमिनिस्टिक मॉडल में ऐड कर दें तो एक्चुअल के बराबर हो जाएगा। हाँ, अब वो जो रैंडम बिहेवियर होगा जो हम ऐड करेंगे 0 रुपए इनकम वालों के लिए, हाँ कुछ लोगों का 0 से हो सकता है प्लस माइनस में हो, हाँ 10 रुपए वाले के 100 रुपए वाले के लिए किसी का 100 से कम हो, 70 से कम हो, 70% से, किसी का 70% से ज्यादा हो। हाँ ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है ये किसी का प्लस में जाता है, किसी का माइनस में जाता है। इस आधार पे इसको हम लेकर के इस रैंडम वेरिएबल को हम लोग एजम्पशन करते हैं। इन अदर वर्ड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर y इज 10x प्लस 0.7x प्लस रैंडम पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब ये रैंडम पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा? तो ये चूंकि रैंडम बिहेवियर है तो हम लोग किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। यही हमने कहा कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ y इज डिटरमिनिस्टिक पार्ट प्लस रैंडम पार्ट।
नाउ लेट रैंडम पार्ट हैज नॉर्मल बिहेवियर। अब हमने मान लिया कि ये जो हमारा वेरिएशन है मैन टू मैन जो वेरी कर रहा है एक्सपेंडिचर, यह एक बेल शेप मॉडल लिए होगा, रैंडम नॉर्मल बिहेवियर लिए होगा। और इसमें हमने एक एजम्पशन किया कि कुछ का माइनस होगा कुछ का प्लस होगा, इसलिए इनका मीन जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमने इसमें गेस किया कि इसका मीन जीरो होगा, और वेरिएशन इसका भी हमने एज्यूम कर लिया कि 20 होगा। ये भी हमारा एजम्पशन है आपको समझाने के लिए। अब इसके सहायता से फिर हमने उसी डेटा पे काम किया। जनरली हम लोग जब इस तरह की बात लिखते हैं तो नोटेशन में लिखते हैं एन, मतलब बिहेवियर इज नॉर्मल, रैंडम बिहेवियर इज नॉर्मल, मीन जीरो, एंड वेरिएंस यहाँ लिखते हैं एस डी 20 है तो यहाँ इसका स्क्वायर लिख दिया 400। अब फिर हम उसी एग्जांपल पे आते हैं। हमारा ये इनकम था, हमारे डिटरमिनिस्टिक मॉडल से ये उनका एक्सपेंडिचर आया। अब हम इस एक्सपेंडिचर में वो रैंडम कंपोनेंट ऐड करेंगे। रैंडम कंपोनेंट क्या है? नॉर्मल बिहेवियर विथ मीन जीरो एंड एसडी 20। अब उस डेटा को पाने के लिए मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किया, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उस मॉडल का डेटा ले लिया कि जिसका मीन जीरो हो और एसडी 20 हो, और उसने हमको ये सब के लिए डेटा दे दिया। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मांगा डेटा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, जो कि उनका एक्चुअल वाई हुआ। अब क्या पता चला कि जिन इन्हें 200 रुपए इनकी इनकम थी, इसका एक्सपेंडिचर 142, ये भी 200 रुपए कोई और होगा, 200 रुपए, इनका 178.1। अब हमारा वाई रैंडम बिहेवियर में आ गया। अब अगर हम इसका स्कैटर्ड प्लॉट बनाए तो आपको वो सारे 15 पॉइंट्स आपको दिखने लगेंगे कि ये 15 पॉइंट हमारे हैं। अब वेरिएबिलिटी आई। अब इस पे अब समस्या आती है कि इसके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो हमारे ये लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन के ऊपर सब डॉट्स दिख रहे हैं, तो हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन सोच सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये होगा। हाँ, कुछ और भी सोच सकते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। हाँ, या और भी हम सोच सकते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। तो अब इसमें आप बहुत सारे स्ट्रेट लाइन सोच सकते हैं। हाँ, ये सब अलग अलग होंगे, सबके पैरामीटर अलग अलग होंगे, बीटा 0 और बीटा 1 जैसा आपने चूज किया, वैसे इसकी लाइन जाएगी। हाँ, तो अब अगली जब समस्या होती है ये ढूंढना। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग डेटा ये जनरेट नहीं करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने स्टडी में। पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, और उस फिक्स वैल्यू पर पॉपुलेशन में जाकर के इस वेरिएबल का डेटा रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रिग्रेशन करना है और हमने इनकम को x माना हुआ है, तो हम इनकम ग्रुप लिए कि 100 रुपए वाले इनकम ग्रुप के लोग कुछ लिए 10 लोगों को लेंगे, 200 रुपए इनकम ग्रुप वाले 5 लोगों को लेंगे, 400 रुपए इनकम ग्रुप वाले 2 लोगों को लेंगे। कुछ हमने किसी नॉर्म पे तय किया। तो अब हमें OX का डेटा नहीं कलेक्ट करना है, ये तो हमने फिक्स कर दिया। अब हम जाएंगे पॉपुलेशन में, और 100 लोगों वाले इनकम ग्रुप के लोगों का जो पॉपुलेशन है उसमें से अगर हमने तय किया है कि हम 10 को सेलेक्ट करेंगे, तो अब 10 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करके उनसे केवल यही पूछेंगे आपका एक्सपेंडिचर कितना रुपया है, क्योंकि हमको उनका इनकम तो मालूम है। इसी से कहा जाता है कि रिग्रेशन एनालिसिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स्ड है, वो नोन है। मालूम क्या नहीं है, या रैंडम क्या है, या अननोन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं तो हम रैंडम से ये डेटा जनरेट नहीं कराते हैं, हम वाई वेरिएबल का रैंडम सैंपल ले लेते हैं x को फिक्स मान करके, और फिर हमको एक स्कैटर्ड प्लॉट मिल जाता है, और फिर उसमें हम इस लाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल रिग्रेशन पे हम आते हैं कि हम लोगों ने जो देखा उसमें हमने कुछ एजम्पशंस लेकर के आपको समझाने की कोशिश करी थी
कि ये मीन 0 रहेगा। रियल वर्ल्ड में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम डेटा के आधार पर फिर इन पैरामीटर्स को निकालते हैं कि बीटा 0 कितना होगा जो मैंने 0.7 लिया हुआ था, बीटा नॉट कितना होगा जो हमने 10 लिया हुआ था, एसडी कितना होगा जो हमने 20 लिया हुआ था। हाँ, ये हम लोग डिपेंडेंट के रैंडम सैंपल के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। तो हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के आधार पे करते हैं। मॉडल हमारा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई रैंडम पार्ट है। हमारे पास ये डेटा नहीं है, लेकिन अगर हमने ये रैंडम लिया हुआ है तो हम इसमें से इतना डेटा माइनस कर देंगे तो हमको ई वाला हिस्सा मिल जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं रेजिडुअल। इसी को अब इसमें से a प्लस बी एक्स आपका डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है, a रैंडम पार्ट है। हाँ, और e का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जनरली नॉर्मल और सिग्मा स्क्वायर मानते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर रिग्रेशन मॉडल में ये नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर ही माना जाए, लेकिन सिंपल रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये चीज लेके चलते हैं। अब तो हमारा ये रिग्रेशन मॉडल हुआ। इसी को आप कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लस ई। मैं बार बार ये इसलिए लिख रहा हूं कि हम लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि x वेरिएबल है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। जैसे कहा जाए कि आपके पास एक डेटा है, उसमें सब 5 5 5 लिखा हुआ है, उसका मीन क्या होगा? तो मीन 5 होगा। हाँ, तो कांस्टेंट टर्म प्लस रैंडम टर्म इज एक्चुअल डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। अब कोई कहे कि y का मीन बताइए, y का मीन क्या आएगा? तो y का मीन होगा इसका मीन प्लस इसका मीन। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है और हमने कहा कि कांस्टेंट का मीन हमेशा कांस्टेंट होगा, और e का मीन हम लोग 0 मान चुके हैं, तो y का मीन क्या कहला जाएगा? कांस्टेंट या a प्लस बी एक्स। अब रिग्रेशन थियरी में डिपेंडेंट वेरिएबल के मीन को हम लोग कहते हैं कंडीशनल मीन। ठीक है, कंडीशनल मीन। और एक कंडीशनल मीन है y गिवन x। x के हर ग्रुप के लिए हमको ये मीन देगा, हर ग्रुप के लिए, x के हर ग्रुप के लिए ये हमको एक y की वैल्यू बताएगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x। और ये कितना बताएगा? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अगर हम राइट साइड का ये भी जो भी बात लिखा है मैंने यहाँ एजम्पशन किया, तो इसका मीन जो होगा a प्लस बी एक्स होगा। इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज a प्लस बी एक्स, और इसी को हम कहेंगे y की प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो कि हम अब डेटा से निकालेंगे y की प्रेडिक्टेड वैल्यू। इसका हाँ प्रॉब्लम ये अब ये प्रॉब्लम आएगी कि हम इस a b की वैल्यू को कैसे पाएं। अभी तो हमने गेस कर लिया था और हमने केवल x की वैल्यू लिया था, y की वैल्यू पाने के लिए हमने गेस कर लिया था। अब तो हमने y का रैंडम डेटा भी कलेक्ट कर लिया है, तो उसके आधार पे हम कैसे पाएं। तो अब हम इसको एक फिर से डेटा सेट के द्वारा हम लेके चल रहे हैं कि मान लिया कि हमने इनकम को फिक्स्ड रखते हुए एक्सपेंडिचर का डेटा कलेक्ट किया और इसका स्केटर डायग्राम हमने देखा। अब इसमें स्केटर डायग्राम इसका लीनियर रिलेशनशिप को ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैंने इसमें एक रिग्रेशन लाइन के एक लाइन हमने सोचा कि इसमें डालते हैं। अब ये जो लाइन है ये हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x वाली लाइन यही है। y हमने बीटा 0 और बीटा 1 को इस बार भी लिख दिया है अपने नोटेशन को, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन को, टाइपिंग कैलकुलेशन को बचाने के लिए। अब ये हमारा yp देगा, इस पे हर x के जब हमने कोई x लेंगे और इसके इक्वेशन में रखेंगे तो हमको ये y बताएगा, जो कि इसकी एक्चुअल y कुछ और होगी। हाँ, तो ये yp की लाइन है। अब सपोज करिए कि x इज इक्वल्स टू 50, पर मंथ इनकम 50,000 रुपए है, तो एक्चुअल जो उस आदमी की एक्सपेंडिचर आई वो लगभग 50,000 यहाँ अगर हम देखते हैं तो 56,000 है। अब जब हम इस मॉडल से प्रेडिक्ट करेंगे तो वो हमको हमेशा y की एक्चुअल वैल्यू इतना बताएगा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी।
जबकि एक्चुअल दूरी क्या है, यहां तक है। ठीक है, अब इस पार्ट को इस तो हम इसको बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल। अब ये रेजिडुअल हर पॉइंट पे कुछ अलग अलग आएगा। हाँ, अब प्रश्न है कि हम अपने इस लाइन का ए और बी कैसे निकालें। इसके निकालने के लिए हम लोग एक टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग लाइंस आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये रेजिडुअल किसी लाइन के लिए, किसी इसी पॉइंट के लिए किसी लाइन के लिए रेजिडुअल कम होगा, इस लाइन के लिए रेजिडुअल ज्यादा है। तो कौन सी लाइन हम चूज करें, और लाइन डिपेंड करेगी ए और बी के वैल्यू के ऊपर। इसमें जो ए होता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्टर। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये लाइन, अगर आपने y को डिपेंडेंट माना है, x को इंडिपेंडेंट, तो ये लाइन y एक्सिस को जाएगी तो कहाँ टच करेगी, कहाँ कट करेगी ओरिजिन से, यहाँ से y एक्सिस को किधर टच करेगी ये लाइन, हाँ वो a की वैल्यू होती है। और जो b होता है वो इस लाइन का x एक्सिस से इस तरह का झुकाव होता है। हाँ, इस झुकाव कितना है, तो जिसका जितना झुकाव कम होगा उसके अनुसार बी की वैल्यू चेंज होगी। तो ये ए और बी इसी से कहे जाते हैं कि पैरामीटर हैं। हमने पहले इसको बीटा नॉट बीटा वन बोला था, सिंपलिसिटी के लिए मैं ये भी लिख रहा हूँ। तो अब इसको कैसे निकालें, हाँ हमको ऐसा ए और बी चाहिए कि जिसका रेजिडुअल हर पॉइंट से मिनिमम हो। तो इसके लिए हम लोग जो तरीका अपनाते हैं इस बेस्ट फिट लाइन का, उसे कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड प्रिंसिपल कहता क्या है, हाँ ये कहता है कि आप अपने पैरामीटर की वैल्यू इस तरह से चूज करिए कि जो आपको रेजिडुअल मिले, जो आपको रेजिडुअल मिले उसके स्क्वायर का सम मिनिमम हो और किसी भी लाइन से। हाँ, तो अब कैसे हम वो लाइन ढूंढें जिससे कि रेजिडुअल के स्क्वायर का सम मिनिमम हो। रेजिडुअल का सम मिनिमम हो भी आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से इसमें यह कहा गया कि रेजिडुअल के स्क्वायर का सम मिनिमम। तो पहले हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचते हैं कि रेजिडुअल है क्या। तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू y की थी जो हमने आपको ग्राफ में दिखाया था, और yp जो है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन जो थी उस पर, उस लाइन पॉइंट के नीचे, हाँ वो yp पॉइंट था। तो y माइनस yp रेजिडुअल है। अब प्रिंसिपल कहता है लिस्ट स्क्वायर कि इसके स्क्वायर को का सम हर पॉइंट पे जो ये मिल रहा है उसका स्क्वायर करिए और जोड़ उसके बाद जोड़ दीजिए। अब ऐसा ए और बी आप ढूंढिए जो कि इस सम को मिनिमम दे। हाँ, तो इसमें हम लोग फिर मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टी का, और उसको यूज करके हम दो डिफरेंशिएशंस करते हैं इस टर्म का ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में, और फिर हम उसको सॉल्व करके ए और बी को निकालते हैं, और फिर हम सेकेंड डिफरेंशिएशन से चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारा ए और बी का मिनिमम सम स्क्वायर देगा कि नहीं देगा। तो ये कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड है जिसके अनुसार करने पर हमको जो वैल्यू आती है इस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में बी की, वो आती है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, और ए की वैल्यू आती है मीन ऑफ वाई माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू एक्स वाई। अब चूंकि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स into a standard deviation of x into standard deviation of y रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, तो आप इसको चाहें तो चेंज करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ, और इसे कहते हैं हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट का एस्टिमेटर कि कैसे निकलेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसी तरह से ये इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट रिग्रेशन का इसके द्वारा निकालते हैं, और ये जब आप अपने डेटा से ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, आपको बेस्ट फिट लाइन मिल जाएगा। हाँ, और वही जब आप इस इक्वेशन में लिख देंगे y बार माइनस दिस, तो आपको रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन भी आ सकता है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप वेरिएंस ऑफ y भी निकाल सकते हैं इसके अनुसार। अब हम इस एग्जांपल पे आते हैं कि ये इनकम था, ये एक्सपेंडिचर हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, अब हमने इसका x माइनस एक्स बार निकाला, x माइनस एक्स बार स्क्वायर निकाला ताकि हमको एस डी ऑफ एक्स मिल जाए,
फिर y माइनस वाई बार निकाला, y माइनस वाई बार का स्क्वायर निकाला ताकि एस डी ऑफ वाई मिल जाए, और फिर हमने इनका प्रोडक्ट रेजिडुअल्स का निकाला, अरे सॉरी डेविएशंस का दोनों का, ताकि हमको कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मिल जाए। अब ये सारी चीजें हमने जोड़ दी और सबका मीन निकल गया, तो आपको वेरिएंस ऑफ एक्स मिल गया 493, वेरिएंस ऑफ वाई मिल गया 195, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मिल गया 229, और मैंने इसको यहाँ समराइज किया, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, यही वैल्यूज मैंने लिखी, इसका स्क्वायर रूट निकाला, एस डी ऑफ एक्स, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आपको यहाँ से हमने लिया हुआ है। अब मैंने उस जो आपके पीछे फार्मूला बताया था उसमें इनको रखा, हमको b की वैल्यू ये मिली और a की वैल्यू ये मिली, तो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन हो गया 9.313 प्लस 0.58x। अब ये हमारा रिग्रेशन मॉडल हो गया हमारे डेटा के ऊपर, और इसे हम बोलेंगे सिंपल रिग्रेशन। अब हम देखेंगे कि ये रिग्रेशन मॉडल हमारा कितना फिट है, कितना अच्छा है हमारे डेटा के ऊपर। तो इसको जानने के लिए हमने क्या किया कि अब हम इसको भूल रहे हैं कुछ देर के लिए, हम x से अब प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं इस मॉडल से। अगर हमारा मॉडल एकदम इसको सही सही बता रहा होगा, तो अगर हम 15 इसमें रखेंगे तो यहाँ 14 उत्तर मिलना चाहिए। अगर हम 22 रखेंगे इसमें x बराबर, तो yp की वैल्यू हमें 20 मिलनी चाहिए, अगर हमारा ये मॉडल इस डिपेंडेंट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसको देखने के लिए हमने प्रेडिक्ट किया, हर वैल्यू का x रख करके इस मॉडल से yp निकालने की कोशिश करी। तो ये हमको जो मिला वैल्यू, ये 15 के अगेंस्ट 17.89 आया, जबकि एक्चुअल है और 40। ठीक है, तो ये हमारा प्रेडिक्टेड है। तो ये रेजिडुअल कितना हुआ, ये हुआ। ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी उस डेटा पॉइंट की जो हम कल्पना कर रहे थे। उस स्ट्रेट लाइन पर x के डिफरेंट वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन पर y की ये वैल्यू मिलती, और ये y की एक्चुअल वैल्यू थी स्कैटर पॉइंट पर। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये रेजिडुअल। फिर इस रेजिडुअल्स के हम लोग कुछ सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, ये जानने के लिए कि हमारी मॉडल कितनी फिट हो रही है। अब ये सम ऑफ स्क्वायर हम किसका किसका निकालते हैं, पहले निकालते हैं ओरिजिनल जो हमारा डेटा था वेरिएबल y का, उसमें कितना वेरिएशन था। रिग्रेशन में वेरिएशन हम वेरिएंस से नहीं मेजर करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर से मेजर करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है डेविएशन, मीन से डेटा का डेविएशन लीजिए और उसका स्क्वायर करिए और उसको जोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर। तो जैसे हमने y डेटा है, y का मीन था कुछ 37 या 36, इसको माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, सबका स्क्वायर आ गया, फिर हमने जोड़ दिया, तो ये हुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y। या इसे आप सिंबल में लिखेंगे तो सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ये हमारे पूरे डिपेंडेंट वेरिएबल में जितनी भी वेरिएबिलिटी थी उसको बोलेंगे कि 2340 स्क्वायर यूनिट के बराबर वेरिएबिलिटी थी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रेडिक्टेड y आया था उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है। तो प्रेडिक्टेड y का भी मीन अगर आप देखें पीछे जाकर के, तो आपको दिखाई देगा कि जो हमारा मीन था ओरिजिनल y का 36, प्रेडिक्टेड y का भी 36 आया, लेकिन वैल्यूज करेस्पॉन्डिंगली बराबर नहीं है, सम दोनों का एक जैसा है। तो मीन, इसका मीन जो होगा वही इस डेटा का मीन होता है थ्योरेटिकली, और आपको डेटा से भी मिल रहा है। तो अब हम इसका भी सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, मींस दिस माइनस 36 होल स्क्वायर, दिस माइनस 36 होल स्क्वायर, और फिर रेजिडुअल, ये रेजिडुअल भी y की ही वैल्यू है, डिपेंडेंट की ही वैल्यू है, ये भी डिपेंडेंट की वैल्यू है, ये डिपेंडेंट की वैल्यू बाई मॉडल है। ठीक है, मींस इसमें इस डेटा में केवल और केवल इनकम का इफेक्ट है। एक्सपेंडिचर डेटा में केवल इनकम से ही एक्सपेंडिचर नहीं वेरी कर सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वेरिएशन हो। अब हमने ये पता किया कि केवल अगर कोई वेरिएशन और नहीं रहता, केवल इनकम का ही वेरिएशन रहता, तो एक्सपेंडिचर ये आता। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें वेरिएशन और भी किसी कारण से डिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है, जो कि हम अभी इस एनालिसिस में इंक्लूड नहीं किए हैं।
तो इतना वेरिएशन हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसका भी वेरिएशन निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, दिस माइनस जीरो, क्योंकि इसका मीन जीरो होता है, दिस माइनस जीरो, दिस माइनस मीन्स इसी का स्क्वायर। तो यही चीज हमने आगे के टेबल में आपको दिखा रहे थे हम, कि ये तीनों सम ऑफ स्क्वायर हमको मिल गए। इसको कहते हैं कि ये पूरा का पूरा सम ऑफ स्क्वायर है। ये है प्रेडिक्टेड के द्वारा, मॉडल के द्वारा, मॉडल ने इसमें से कितना कैप्चर किया, या हमारे इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वजह से इसमें कितना वेरिएशन हो रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो और कारक हैं इसमें वेरी करने के, उनकी वजह से कितना वेरिएशन हो रहा है, वो यहाँ है। अब इसी को हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, जिसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल या एनोवा। अब हम पीछे से ये डेटा आपको ला रहे हैं दिखाने के लिए, हाँ, कि ये वैल्यूज हमारी थी। अब जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये इतना हुआ। रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर मींस रिग्रेशन ने कितना हमको बताया, 1609, अगर आप पीछे देखें 1609.42, तो ये रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो हम रिग्रेशन से कैप्चर नहीं कर पाए, 730.58, वो है 730.58। अब ये सम ऑफ स्क्वायर है। अब सम ऑफ स्क्वायर में अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दें, तो इसे कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ सैम्पलिंग टेक्निक और कुछ एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज की वजह से। अब हम हर सम ऑफ स्क्वायर को देखते हैं कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था। जैसे हमारा ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर था, ये 12 ऑब्जर्वेशन हमारे उस एग्जाम्पल में थे, 12 ऑब्जर्वेशन पे था, तो इसको हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 रखा। ये जो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है, इसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रखा है। इसका कारण क्या है, या इसको कैसे लिखते हैं, ये हम आपको बता दें। किसी हम लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिस्कशन करेंगे, कि आपके पास रिग्रेशन मॉडल में जितने पैरामीटर आपने एस्टिमेट किए डेटा से, उतना -1। तो जैसे पिछले वाले में हमने ए और बी एस्टिमेट किया था अपने डेटा से, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, या और एक्स बार वाई बार की सहायता से। तो हमारे पास 2 पैरामीटर थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। और जो रेजिडुअल का है, तो इसे आप इसमें से माइनस करके लिख सकते हैं, तो ये 10 हुआ। अब हम लोग कहते हैं कि इसको पाने के लिए हमें जो डेविएशंस की जरूरत थी, एक्चुअली इंडिपेंडेंट डेविएशंस की, वो 10 थी। तो किसी भी डेटा का, किसी भी सैंपल में हम जब कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो किसी चीज को निकालने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस की जरूरत होगी, वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि हमको आप 5 लोगों का मीन बता दीजिए और मीन 10 होना चाहिए, तो आप 5 डेटा अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, 4 वैल्यू आप अपने मन से लिख सकते हैं, 5वां जो है ऐसा लिखेंगे कि आपको उसके मीन के बराबर आ जाए, तो उसमें आपकी फ्रीडम 4 की होती है। इस बेसिस पे ये तय किए जाते हैं। अब आप इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर, और फिर इस मीन सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन में रेजिडुअल से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, एफ टेस्ट वैल्यू। और इस एफ टेस्ट वैल्यू सिग्निफिकेंट है कि नहीं हमारे डेटा सेट में, इसके लिए पी वैल्यू निकालते हैं। ये सब चीजें हम आपको कभी इसका जो हम एक्सेल पे दिखाएंगे तो आपको बताएंगे। अब अगर यहाँ वैल्यू आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 बहुत छोटी आती है वैल्यू, तो हम फिर इसे कहते हैं कि हमारी जो स्टडी है वो सिग्निफिकेंट है। तो हम पाए क्या, और मॉडल फिट पाने के लिए क्या करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेसी से बता रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। इसके लिए हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर को रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर से भाग दे देते हैं। इसमें सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर को रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर हमने लिखा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू प्रेडिक्शन या रिग्रेशन एंड सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वाई। तो 1609.42 डिवाइडेड बाय दिस, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, और जितना ही ये 1 के नजदीक होगा आपका मॉडल उतना ही एक्यूरेसी लिए रहेगा, ये माना जाता है। और इसे कहते हैं आर स्क्वायर मॉडल फिट वैल्यू।
संजोग से सिंपल कोरिलेशन में ये जो वैल्यू आती है वो आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट के स्क्वायर के से मैच कर जाती है। तो अगर आप ये सारी चीजें ना जाने, सिंपल रिग्रेशन में केवल आप मॉडल फिट जानना चाह रहे हैं, हम सिंपल रिग्रेशन करें तो हमारा मॉडल फिटिंग की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर निकाल लीजिए। और ये आया 69%। अगर परसेंटेज में बात करें तो हम कहेंगे कि एक्सपेंडिचर में जो वेरिएशन हो रहे हैं उस वेरिएशन में 69% वेरिएशन ड्यू टू इनकम हो रहे हैं। इनकम के चेंज होने से 69% वेरिएशन एक्सपेंडिचर में हो रहा है। लेकिन जो रिमेनिंग 31% वेरिएशन है उसका हम अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था। जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाते हैं तब एक समस्या आती है कि कभी-कभी रिलेशनशिप इफेक्टिव न होने के बावजूद ये मॉडल फिट की वैल्यू बढ़ने लगती है इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण। तो उस केस में हम लोग एडजस्ट मॉडल फिट निकालते हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालते हैं, और उसको निकालने का तरीका है कि आप 1 माइनस स्टैंडर्ड sum of square due to error upon n means number of observations, minus k minus 1. K means how many independent variable we have taken, upon sum of square due to total upon n minus 1. So this upon 11 यहाँ मैंने लिखा, and this upon n हमारा 12 था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था और एक ये माइनस किए तो हमारा ये हो गया n बराबर 12, 12 माइनस 1 तो ये 10 हो गया, ये निकला 0.66। तो 66% एडजस्टेड आर स्क्वायर हुआ। चूंकि यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोगों को मॉडल फिट आर स्क्वायर से दे तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब हम कैसे इसको लिखेंगे? हम लिखेंगे कि a positive association was found between income and expenditure. The regression coefficient of slope informs that a unit amount of increase in income brings increase in expenditure by 0.58 unit. मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो है रेट ऑफ चेंज है, तो अगर x 1 यूनिट बढ़ेगा तो y में इतने का इंक्रीज होगा। और इंक्रीज क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ साइन प्लस है। अगर यहाँ साइन माइनस होगा तो हम कहेंगे कि x में 1 यूनिट इंक्रीज होगा तो y में इतना अमाउंट डिक्रीज होगा। ठीक है। और एक्सपेंडिचर ये अगर x 0 है तो y इसके बराबर होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन किसी किसी एग्जांपल में तो वैलिड मिलता है, किसी में नहीं मिलेगा। जैसे कि ये इनकम है तो इनकम 0 का तो मतलब है कि इनकम नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी रियल लाइफ में और भी आपके एग्जांपल होंगे जिसमें x 0 का मतलब नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग मैथमेटिकल नीड के अकॉर्डिंग ये हम लोग पैरामीटर डालते हैं जिसे कहते हैं इंटरसेप्ट पैरामीटर। द आर स्क्वायर इन्फॉर्म दैट आउट ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ एक्सपेंडिचर in expenditure 69% variation is being explained by income, and the error of standard error of estimate is 8.5। ये स्टैंडर्ड एरर, ये सिग्मा जो हमारा था उसका एस्टिमेट होता है। उसको कैसे निकालते हैं? दिस डिवाइडेड, ये जो है ये हमारा सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट देता है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। चूंकि टाइम इस लेक्चर का ज्यादा हो रहा है तो हम इसे यहाँ पे बंद करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। हम आगे जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम आएंगे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बीच में हो सकता है कि हम कुछ एक्सेल पे ये सारे कैलकुलेशंस का एक वीडियो डालें। नमस्कार।